ओके जी, आज हमारी फर्स्ट क्लास है और आज की क्लास में सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हमें रिक्वायर्ड हैं अपनी कोडिंग करने के लिए और क्या हमारा सेटअप किस तरह बिल्ड किया जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आज की क्लास में देखेंगे। उससे पहले मैंने लास्ट क्लास का थोड़ा सा आपको बताया था कि हमारे पास मंथ स्ट्राइक क्या होता है और कंप्लीट एक ओवरव्यू हुआ था हमारी लास्ट क्लास में। ठीक है, मंथ स्ट्राइक क्या होता है हमने डिस्कशन की थी। मोंगो डीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नॉट जेएस, इसमें से मोंगो डीबी हमारे पास एक डेटाबेस है जो कि यूज़र्स का डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सप्रेस हमारे पास क्या है, एक रन टाइम है और आपका जो आर है वो क्या है, रिएक्ट जेएस है और एन है आपका नोड जेएस। ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। आज की क्लास में ये चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि हम कोडिंग को स्टार्ट कैसे करें। और क्योंकि हम एज अ बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ नहीं पता कि आपको क्या प्लेटफॉर्म है, कहाँ पे जाके आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे। जब पहले डेवलपर्स थे तो वो आप लोगों की यहाँ पे एक नोटपैड नाम से चीज़ होगी। आप लोग मोस्टली स्टूडेंट्स फेमिलियर होंगे, आपके जो विंडोज़ है इसमें नोटपैड नामी एक चीज़ होती है जिस पर आप मोस्टली काम कर सकते हैं। ये इस पर भी आप कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी जो कोडिंग है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर आपने क्या चीज़ ऐसी चूज़ करनी है जिसमें आपका काम आसान हो जाए, आपका टाइम भी वेस्ट ना जाए और इजीली आपका काम जो है ज़्यादा इफेक्टिवली हो जाए। उसके लिए आप लोगों ने इंस्टॉल करना है अपना VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना है, हाल ही विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल नहीं करना। विजुअल स्टूडियो कोड में क्यों आप लोगों को रेफ़र कर रही हूँ ये तो आज की क्लास में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड हमारे पास है क्या। आप लोग चेयर्स यहाँ पे कर लें, आप दोनों चेयर्स यहाँ पे कर लें, इनके साथ एडजस्ट कर लें। ओके जी, तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है आपका वो एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, आईडी क्या होता है, आप इसको इसकी रियल टाइम एग्जांपल से समझे। अगर आप लोगों ने कुकिंग करनी होगी तो आप लोग कहाँ जाएंगे, किचन में जाएंगे। एग्जैक्टली अगर आप लोगों ने पेंटिंग करनी होगी तो आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कैनवास चाहिए होगा, पेंट टूल चाहिए होंगे, ब्रशेस चाहिए होंगे, कलर्स चाहिए होंगे, ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आप लोगों ने अपनी कार ठीक करवानी है तो आप लोग कहाँ जाएंगे, बार्बर के पास जाएंगे, वर्कशॉप में जाएंगे। अब हर चीज़ का एक सेपरेट एक डोमेन है कि इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। तो इसी तरह अगर आप लोगों ने कोडिंग करनी होती है, प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना होता है एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक आईडी, एक टूल इंस्टॉल करना होता है जो कि प्रॉपर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वो आपको अलाउ करता है कि आप कोडिंग करें। और वो टूल हम कौन सा चूज़ करें हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। आप लोगों ने उसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है, जैसे कोई सिंपल सी गेम इंस्टॉल करते हैं आप लोग, बिल्कुल वैसी इंस्टॉलेशन है। जस्ट यहाँ पे जाना है, आप लोगों ने लिखना है VS कोड डाउनलोड और यहाँ पे आप VS कोड डाउनलोड लिखेंगे। और जो मैक को यूज़ कर रहा है, लिनक्स को यूज़ कर रहा है, वो लिनक्स की हेल्प से करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोस्टली स्टूडेंट्स विंडोज़ को यूज़ कर रहे होंगे, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका एक एरो आएगा और टोटली डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड होगा आपका तो फिर आपने इसको इंस्टॉल भी करना है। जैसे आप कोई गेम डाउनलोड करते हैं तो उसको इंस्टॉल भी करते हैं, कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं तो इंस्टॉल भी करते हैं। जब यहाँ से आपका डाउनलोड हो गया तो गूगल से आपका इतना ही काम था, यहाँ से आप इसको क्रॉस करें। फिर आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट टूल जिसमें ये डाउनलोड होकर सेव पड़ा होगा, आप लोगों ने वहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें जाएं जी, और डाउनलोड्स में ये मोस्टली सेव हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कोई पाथ चेंज करके डाउनलोड किया होगा तो फिर आप इसको वहाँ से चेक कर लीजिएगा। डाउनलोड्स में जाएं और यहाँ पे आपके पास टॉप पे VS कोड आ जाएगा। मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि मेरे पास ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड है। अब इसको जो है हम यहाँ से कन्फिगर आउट करते हैं जी। इस तरह का एक सेटअप आपके पास आ जाएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस पर और इसको आप कन्फिगर करना है। जब आप कन्फिगर करेंगे तो इस तरह के डायलॉग बॉक्सेस आपके पास अपीयर होंगे जिसमें आपके पास प्रॉपर एक एग्रीमेंट लिखा आएगा। आप यहाँ पे एक्सेप्ट करें एग्रीमेंट को, नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे जितने भी आइकन्स हैं इनको आपने चेक मार्क करना है। कोई भी आइकन इस तरह नहीं है कि आप चेक मार्क नहीं करेंगे। इन आइकन्स का मतलब क्या है इसको अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन। इसका मतलब ये है कि आपने इसको चेक मार्क किया हुआ है VS कोड को इंस्टॉल करते टाइम, तो यहाँ पे ये वाला डेस्कटॉप आइकन आ जाएगा। आप अपने डेस्कटॉप पे रहते हुए ही अपना वो आईडी ओपन कर सकते हैं, VS कोड को ओपन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ऐड ओपन विद कोड टू विंडोज़ एक्सप्लोरर। अब ये ऐड ओपन विद कोड का ही मैं आपको बताती हूँ क्या रोल है, इसको भी रिज्यूम करेंगे। और दोनों ये जो एक्सप्लोर वाले डायरेक्टरी वाला है इसका भी हम बताते हैं। रजिस्टर कोड एज एन एडिटर, ये एक आपको कोड एडिटर होगा जो आपको एडिटिंग की में हेल्प करेगा, आपके कोड को राइट करने में, उसकी कंपेटेबिलिटी में, एफिशिएंसी में, सब में हेल्प करेगा। और पाथ भी आपने ऐड करना है, कोई करना है तो ठीक है। उसके बाद ये आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट से पूछेगा कि कहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है, बस और कोई प्रोसीजर नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल पे क्लिक करते जाना है, ये आपका काम कर देगा। ठीक है, अब ये जब इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आइकन पेयर आ जाएगा आपका, आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया आपके विंडोज़ में जिसमें आप रह के अपनी प्रोग्रामिंग और कोडिंग ईजिली कर सकते हैं। अब मैंने VS कोड को क्यों सपोर्ट किया है, क्योंकि VS कोड में ना आपके पास जो आपकी इंटेलिजेंस सपोर्ट है, आपकी IT सपोर्ट है, बहुत पावरफुल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया तो आप सबको होगा, चैट GPT का पता होगा सबको, या नहीं पता तो मेटा AI का तो सबको पता होगा। आपके व्हाट्सएप पे मेटा AI की सजेशन मिलती है आपको। तो मेटा AI क्या करता है, आप लोगों को हेल्प कर देता है। कोई आपको क्यूरी होती है, आप पूछते हैं कि जी आज मतलब क्या वेदर चल रहा है, वो उस बारे में बता देगा। मुझे कोई ऐसे जनरेट करके दे दो, तो वो ऐसे जनरेट करके दे देगा। इस तरह का सारा स्ट्रक्चर आपको मेटा AI जो है बता देता है। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सपोर्ट होती है ना, बड़ा हेल्पफुल रहता है आपकी कोडिंग में। VS कोड के करता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सपोर्ट है आपके पास। आप लोग एक वर्ड लिखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली अगला बता देगा कि आप ये लिखना चाह रहे हैं, वुड यू लाइक टू वांट दिस वर्ड, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा काम। अगर आप नहीं लिखना चाह रहे होंगे तो दूसरी सजेशंस। ठीक है, इसमें एक्सटेंशंस होती हैं, बहुत पावरफुल एक्सटेंशंस होती हैं आपके पास, जो आपके कोड को बड़ा इजी मेंटेन कर लेंगी। तो हमने जाहिर सी बात है उसी तरफ जाना है जो हमारे कोड में इजी चीज़ें क्रिएट करें, इजीनेस हो जाए। तो अब आपने यहाँ पे ये काम कर लिया। अब आज की क्लास में अपना फोल्डर बनाने लगे हैं। फोल्डर कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक करना है आपने विंडोज़ पे, फोल्डर सबको बनाना आता है, गुड। उसके बाद न्यू के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे और हमारा फोल्डर क्या है, क्या है हमारा 109। ठीक है, एंटर प्रेस कर दें, कोई भी नाम रख सकते हैं अपने फोल्डर का। अब आप लोग चाह रहे हैं, ये फोल्डर तो हमने बना लिया है, अब इस फोल्डर को अगर मैं ओपन करूँगी डबल टैप करके तो ये फोल्डर कुछ इस तरह का आ जाएगा, एम्प्टी है। तो मैंने फोल्डर मतलब मैं VS कोड में इसको कैसे लेके जाऊँ, क्या काम करूँ। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैंने VS कोड यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, मैं यहाँ पे आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करूँ, VS कोड ओपन आ जाएगा। वहाँ से आपने वो ट्रस्ट ऑप्शन वाले जो ऑथर वाला उस पर क्लिक कर देना है। अब ये वाला आपके पास अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने इस तरह की कोई वर्किंग नहीं की, आपके पास कुछ ये वाला सिनेरियो अवेलेबल होगा। आप लोग यहाँ पे जाएं, ओपन फोल्डर क्लिक करें यहाँ पे, और जो आपने फोल्डर ओपन करना है, कौन सा फोल्डर ओपन करना है जी, 109 का, 109 पे क्लिक करें, सिलेक्ट फोल्डर करें और ये 109 का फोल्डर आपके VS कोड में ओपन हो जाएगा। एक तरीका हमारे पास ये है। अब आपने जो अपना एक ID इंस्टॉल किया है, एक इन्वायरमेंट इंस्टॉल किया है अपने कंप्यूटर में, वो आपके फोल्डर को अलाउ करा कि आप वो फोल्डर उसमें ओपन कर सकें। ये 109 यहाँ पे लिखा आ जाएगा आपका पास, फोल्डर ओपन हो गया आपका। ये तरीका हो सकता है ब्राउजिंग में किसी स्टूडेंट्स को इशू हो, तो फिर क्या तरीका है, आप लोग जस्ट वो फोल्डर बनाया है उस पर राइट क्लिक करें। जब आप राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस में जाएं, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने ये फोल्डर कहाँ पे ओपन करना है, हमने कहाँ ओपन करना है, ओपन विद VS कोड। तो यहाँ पे क्लिक करें, आपका ये फोल्डर ओपन विद VS कोड में ओपन हो जाएगा। और ये ओपन विद कोड की ऑप्शन कैसे आ रही है, अभी मैंने आपको VS कोड की इंस्टॉलेशन में कहा था कि इसको रिज्यूम करें, हम डिस्कस करेंगे वो चेक मार्क, अगर आपने उसको अनचेक किया होगा तो ओपन विद कोड की ऑप्शन नहीं मिलेगी। तो आपने उसको अनचेक नहीं करना ताकि आपको ओपन विद कोड की ऑप्शन मिले, और ये ओपन विद कोड आपके लिए ईजी हो जाता है काम, आपको सिलेक्ट ब्राउज नहीं करना पड़ता, ईजिली आपका फोल्डर है VS कोड में ओपन हो जाता है। यहाँ तक कोई मसला आप में से किसी को? अभी हमने देखा कि हमने एक ID इंस्टॉल करना है। ID हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर में रहता है, हमें अलाउ करता है कि हम अपनी एक कोडिंग कर सकें। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे HTML से। HTML इज़ व्हाट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है जो हम किस लिए यूज़ करते हैं। मैडम मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैडम ये जो आपने विजुअल कोड का सिखाया है, ये थोड़ा दोबारा से बताएंगे? मैं इसको दोबारा रिपीट कर जैसे देती हूँ। फोल्डर ऐड करना है तो वो मैंने थोड़ा मिस हो गया था थोड़ा, सॉरी। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई भी चीज़ मिस हो जाती तो रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताया कि आपने जस्ट सिंपल एक फ़ोल्डर बनाना है अपना, और फोल्डर पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाके अपने माउस से राइट क्लिक ठीक करना है। है, शो मोर ऑप्शंस में जाएं और ये ओपन विद कोड, बस इस पर क्लिक करना और कोई काम नहीं। अब आपका ये जो 109 का फोल्डर है ये VS कोड में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक?
अब आप लोगों ने फोल्डर बना के उस पर डायरेक्टली काम नहीं कर लेना, आप लोगों ने फाइल्स बनानी। तो सबसे पहली जो मेन फाइल होती है ना आप लोगों की, वो index.html की होती है। अब ये चीज़ माइंड में रखें कि इंडेक्स का जो नाम है INDEX, ये आपका स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स के बाद आपने लिखना है .html। अब इंडेक्स तो हमारी फाइल का नाम है, .html एक एक्सटेंशन है जो कि हमारे इसको बताएगी कि आपका ये HTML की फाइल बन रही है, ठीक है। एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पे आपका एक आइकन अपीयर हो गया index.html का, ठीक है। और नाम आपने इसका index.html ही रखना है। क्यों रखना है इसको आगे इंशाल्लाह फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। वेल, इसका डिफरेंस क्या है .html का? अगर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँ index.txt के नाम से, एंटर प्रेस कर दूँ, तो अब देखिए ये वाली फ़ाइल आपकी टेक्स्ट फाइल बन गई जिसमें आप रेंडम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल बन गई और ये वाली आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फ़ाइल बन गई है, मतलब इसमें आप HTML का काम कर सकते हैं, ठीक है। फोल्डर बनाया सबसे पहले, फिर हमने एक फ़ाइल बनाई index.html की। अब ज़रा चल के देखते हैं कि ये दिखने में वहाँ पे कैसी है 109 के फोल्डर में। अच्छा जी, ये देखें index.html की फ़ाइल के साथ किस तरह का आइकन अपीयर है। गूगल का आइकन अपीयर है ना, यहाँ पे गूगल क्रोम का आइकन अपीयर है। और इंडेक्स दूसरी वाली जो फाइल है उसमें किस तरह का आइकन अपीयर है आपका एक टेक्स्ट। बच्चों आप लोगों ने माइक अपने अनम्यूट नहीं करने। लास्ट के 10 मिनट्स में मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूँगी आप लोगों का। अगर अभी आप लोग अपने माइक अनम्यूट करेंगे तो रिकॉर्डिंग में बहुत इश्यूज होंगे वॉइस के। मैं आप लोगों के माइक जो है वो म्यूट कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है कि दोनों फाइल्स में डिफरेंस क्या है। .html का मतलब क्या है? क्या मतलब है .html का? ये चीज़ बताना कि ये हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप की लैंग्वेज है जो कि हमारी यहाँ पे इस गूगल क्रोम में ओपन होगी। आप लोगों ने ये देखा कि ये वाला जो गूगल क्रोम है ये आइकन और आपकी इस index.html का आइकन सेम है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो इंडेक्स की फ़ाइल है ये आपकी एक टेक्स्ट फाइल है, जस्ट सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए। ये देखिए सिंपल टेक्स्ट फाइल आपकी। और यहाँ पे अगर आप इसकी टाइप चेक करें तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, गूगल क्रोम डॉक्यूमेंट। और ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हमें ये नहीं चाहिए, टेक्स्ट फाइल तो हमें नहीं जनरेट करनी, तो यहाँ से इसको हम डिलीट करें। एक आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं और VS कोड में रहते हुए भी इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखिए वो आपका यहाँ पे क्रॉस आउट हो गया क्योंकि आपकी वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सबसे पहले आप लोगों ने डू यू वांट द सेव चेंजेस? यस, सेव चेंजेस करें आप इसको। और आप लोगों ने अब अगला प्रोसीजर आपका क्या है यहाँ से डिलीट करने का, मैं आपको सिखा रही हूँ। आप लोग यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे जाएँ जी, राइट क्लिक करें इस फाइल पे। यहाँ पे भी डिलीट का ऑप्शन आएगा, सेम एज इट इज जैसे आपने विंडोज़ में डिलीट किया। क्लियर है? दोनों तरीक़ों से बता दें कि VS कोड में रहते हुए कोई फाइल कैसे डिलीट करनी है और वहाँ पे रहते हुए कोई फाइल कैसे डिलीट करनी है। अब आप लोगों ने अगला काम क्या करना है, यहाँ पे जाना है फाइल पे, यहाँ से ऑटो सेव को इनेबल कर लेना है। इस पर क्लिक करें, ऑटो सेव इनेबल हो जाएगा। आप लोग जो भी काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, पहले मैं लिख रही हूँ A, उसके बाद B या कुछ कैपिटल लेटर्स लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं दोबारा जाके आगे C को हटा के D लिख रही हूँ तो मुझे बार बार Ctrl+S प्रेस करना पड़ेगा अगर मैं कोई भी चेंज कर रही हूँ, कुछ भी चेंज कर रही हूँ। ऑल्दो कोई कोमा है, कुछ भी है, हमारी प्रोग्रामिंग में कॉमास बहुत मैटर करते हैं, एक सिंगल ब्रैकेट बहुत मैटर करती है। तो क्या होगा, गलती से आपसे एक सिंगल ब्रैकेट रिमूव हो जाए और आपको फिर दोबारा Ctrl+S करना पड़े। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ फाइल्स में जाके मैंने ऑटो सेव इनेबल कर दिया। अब आपको बार बार जाके जो है Ctrl+S प्रेस नहीं करना पड़ेगा, वो इजी हो जाता है आपके लिए। फिर आप लोगों ने कुछ एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है। यहाँ पे जाना है जी, एक्सटेंशंस कौन सी डाउनलोड करनी है? सबसे पहले आप लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है लाइव सर्वर के नाम से। यहाँ पे लिखेंगे लाइव सर्वर, कुछ इस तरह। इसको ओपन करें, यहाँ पे जस्ट एक इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, बस और कुछ भी नहीं। एक लाइव सर्वर की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, एक आप लोगों ने लाइव प्रीव्यू की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, कुछ ये वाली एक्सटेंशन। यहाँ पे भी एक आपका इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और उसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये लिख लें आप लोग के कौन कौन सी एक्सटेंशन आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। वाईफाई का पासवर्ड जो है, ऊपर वाला जो वाईफाई उसका पासवर्ड में शेयर नहीं कर सकती, अदरवाइज जो है ना यहाँ पे इशू आ जाएगा आपकी क्लास में। आपके पास हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक है, मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में जो है दूसरे वाईफाई का पासवर्ड शेयर करवाऊँगी, ठीक है। अभी आप लिख लें, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर एक आपने पहली एक्सटेंशन जो डाउनलोड करनी है वो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन है। दूसरी एक्सटेंशन आप लोगों की लाइव प्रीव्यू की है। तीसरी एक्सटेंशन जो आप लोगों ने डाउनलोड करनी है वो है जी ऑटो रीनेम टैग के नाम से, कुछ ये
ऑटो रीनेम टैग के नाम से एक एक्सटेंशन है, इसको भी आपने इंस्टॉल करना है। लाइव सर्वर हो गई है, लाइव प्रीव्यू हो गई है, ऑटो रीनेम टैग के नाम से हो गई है, और एक और एक्सटेंशन है हमारे पास प्रीटियर के नाम से, आप लोगों ने इसको भी इंस्टॉल करना है। कुछ ये एक्सटेंशन भी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। जस्ट बटन आएगा इंस्टॉल का, यहाँ पे आप लोगों ने उस पर क्लिक करते जाना है, और फिर बाद में जब आपकी वो एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी तो कुछ इस तरह के बटन आ जाएंगे, डिसेबल का और अनइंस्टॉल का। क्लियर है जी यहाँ तक? ये 4 एक्सटेंशन आपकी एक लाइव सर्वर की है, लाइव प्रीव्यू की है, ऑटो रीनेम टैग की है और प्रीटियर की है। अब इतना काम किया, आप लोगों ने फोल्डर बनाया, फिर फाइल बनाई .html के नाम से, फिर आप लोगों का नेक्स्ट वर्किंग क्या हुई जी, आप लोगों ने फाइल्स बनानी और फिर कुछ एक्सटेंशंस बना सेव करनी है। क्लियर है? .html इसका नाम क्यों रखा है, ये क्लियर है? ओके जी, .html रखा। अब चलते हैं और अपना कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि VS कोड में काम बहुत आसान है, तो कुछ ये वाला काम है। आप लोगों ने क्या लिखना है, शिफ्ट का की और आपकी एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब जो उल्टा आई होता है, इन दोनों का टाइम प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है। एक बार आपकी क्या की आएगी, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर प्रेस करें। इतना ज़्यादा कोड आपको VS कोड ने ऑटोमेटिकली खुद ही प्रोवाइड करके दे दिया, और ये कोड आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये समझाऊंगी तो सही, ऑब्वियस सी बात है मैं, लेकिन आपको अभी ये कोड ना तो याद करने की ज़रूरत है, ना ही रटने की ज़रूरत है। तो ये सारा का सारा कोड VS कोड ने आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किया। किस तरह? जस्ट आपने लिखा है शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर प्रेस कर दी। अगर आप लोग खुद से ही लिखते कोड एज अ बिगनर तो कितना टाइम रिक्वायर्ड था आप लोगों को? कितना टाइम लग सकता था आपको? कितना टाइम लग सकता था? 3 से 4 मिनट। आपको 5 मिनट्स। आपको 10 मिनट तक। ठीक है, आपको 10 मिनट, क्योंकि आपने देखना था कोमा कहाँ पे आ रहा है। एज अ बिगनर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो होगी। तो अब आपको जब आपने शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस किया तो कितना टाइम लगा है? कुछ सेकंड्स। तो आपकी मिनट्स तो 10 मिनट का काम वो 1 सेकंड में चला गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मेजरेबल हुई है। अब चलते हैं जी इस कोड की अंडरस्टैंडिंग की तरफ कि कोड में वर्किंग क्या हो रहा है। आपकी HTML में कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स पहले आप लोग लिख लो यहाँ पे। रूल नंबर 1 आपके पास क्या है कि आपके पास जितना भी काम होता है वो टैग्स की फॉर्म में होता है। वी राइट HTML इन द फॉर्म ऑफ टैग्स। हम HTML में जो भी काम करते हैं वो टैग्स की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद दूसरा रूल आपके पास क्या है, टैग्स आर एंगुलर ब्रैकेट्स। टैग्स हमारे पास क्या है जी, एंगुलर ब्रैकेट्स हैं। ये दूसरा रूल आप लोग लिखें। अब एंगुलर ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं? ये ग्रेटर देन और लेस देन की ब्रैकेट्स। ठीक है। तीसरा रूल आपके पास क्या है कि आप लोगों ने HTML में जो भी काम करना है वो आपका स्पीडी होना चाहिए। ठीक है। स्पीडी किस तरह हो सकता है? एक्सटेंशंस की हेल्प से। यूज एक्सटेंशंस। ये 3 रूल्स लिखे आप HTML के, फिर आगे इस पे वर्किंग करते हैं। पहला रूल हमने देखा कि HTML में जितना भी काम होगा वो टैग्स की फॉर्म में होगा। फिर हमने देखा टैग्स क्या होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स। अब आपके पास 2 टाइप्स के टैग आते हैं। 2 टाइप्स के टैग कौन से होते हैं जी, सिंगल टैग और पेयर टैग। 2 टैग्स होते हैं, सिंगल टैग्स और पेयर टैग्स। और पेयर टैग्स के अलावा आपके स्टार्टिंग टैग्स क्या होते हैं, आपके जो टैग क्लोज हो रहा होता है, टैग ऑलवेज क्लोज विद फॉरवर्ड स्लैश। अगर आपका कोई टैग क्लोज हो रहा होगा तो उसमें फॉरवर्ड स्लैश लगी होगी।
डन। 6 जो रूल है आपका वो आप ये है कि आपकी टैग्स की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। टैग्स हैव वैल्यूज़ और प्रॉपर्टीज़ which is known as attributes। कुछ ये काम, ये कुछ रूल्स हैं जी आप लोगों के, जो आप लोगों ने HTML में अभी याद रखने के क्या काम किस तरह हो रहा होता है। अब चलते हैं इसकी तरफ। हमने पढ़ा है HTML में जितना भी काम होगा हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में वो किस तरह होगा, टैग्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ टैग्स। वो टैग की फॉर्म में होगा और टैग्स क्या होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट। तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एक एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है कि पहला टैग ये है, ठीक है। अब इसका मतलब डॉक टाइप का मतलब है डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। इस डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है जी, HTML। हमने एक्सटेंशन तो यूज़ की है .html की, लेकिन यहाँ पे भी बता दिया पहले टैग में कि क्या है जी, डॉक टाइप HTML। उसके बाद दूसरे टैग में क्या बता रहा है, HTML लैंग्वेज इक्वल्स टू इंग्लिश। जो लैंग्वेज इसमें यूज़ करेंगे वो क्या होगी, इंग्लिश होगी। और ये हमारे पास दूसरा टैग आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके टैग में मैंने कहा कुछ वैल्यूज़ होंगी, उनको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये जो लैंग्वेज इक्वल्स टू en लिखा हुआ है ये टैग का एट्रीब्यूट है, टैग की प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टीज ऑफ टैग आर नोन एज एट्रीब्यूट या द वैल्यूज ऑफ टैग आर नोन एज एट्रीब्यूट। सही है जी, ये आपका दूसरा टैग। उसके बाद आपका टैग स्टार्ट होता है हेड का टैग, तीसरा टैग है। इसके अंदर आपका ये जो टैग नेक्स्ट है ये है मेटा का टैग। और इससे मैं आपको आज बताने लगी हूँ, पहला इंटरव्यू क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का वो है व्हाट इज़ मेटा डेटा। इंटरव्यू क्वेश्चन जो पहला है आपका वो है व्हाट इज़ मेटा डेटा, और ये है जी आपका पहला इंटरव्यू क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चन टैग जो हमारा टॉपिक है उसके साथ ही बता देती हूँ। तो पहला जो आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेटा डाटा, जिसका आंसर है आपके पास द डेटा अबाउट डेटा। यही टर्म आप लोगों ने यूज़ करनी है अगर आप लोगों से कोई भी पूछता है कि मेटा डाटा हमारे पास क्या है, द डेटा अबाउट डेटा। आपके डाटा के बारे में मज़ीद डाटा प्रोवाइड करना हमारे पास होता है मेटा डाटा, ठीक है। अब आपके पास मेटा डाटा तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है इंटरव्यू में, व्हाट आर मेटा टैग्स एंड व्हाई वी यूज़ मेटा टैग्स, ठीक है। मेटा टैग्स जो ये वाला मेटा टैग है, ये 1 2, ये मेटा टैग क्या हैं और इनको हमने क्यों यूज़ करना है। आपके जो मेटा टैग्स हैं ये आपकी SEO में, SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किस लिए यूज़ किया जाता है, जी स्टूडेंट्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है ज़रा चैट में मुझे बताएं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है आपके पास SEO, जो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में हेल्पफुल रहता है। अगर आपने कोई वेबसाइट पे लिखा है, अभी जैसे हमने लिखा था डाउनलोड VS कोड, तो नंबर 1 पे उसने हमें एक लिंक सजेस्ट किया था। या अगर हम लिखते हैं यहाँ पे जी कुछ इस तरह की वेबसाइट लिख लेते हैं, ये वाली वेबसाइट चेक कर लेते हैं, तो इसमें जो नंबर 1 पे इसने शो किया है इसका मतलब है कि इसकी SEO ज़्यादा पावरफुल की गई, इसमें कीवर्ड जैसे ऐड किए हैं जो कि हमारी सर्च के साथ मिल रहे हैं। तो मेटा टैग्स जो आपकी यूज़ किए जाते हैं आपकी SEO में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, इसलिए हम मेटा टैग्स को यूज़ करते हैं। अब पहला मेटा टैग हमारे पास है, उसके बाद कैरेक्टर सेट UTF-8, UTF स्टैंड्स फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ये है आपके पास UTF-8 की फुल फॉर्म, ठीक है। ये क्या काम करता है, हमारी जितनी भी लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर को नहीं पता हमने इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर को ये समझ नहीं आती है। कंप्यूटर को ओनली एक ही लैंग्वेज समझ आती है जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है 0-1 की फॉर्म में, ठीक है। अब वो हमने जो भी वही लिखा हुआ है ना, इसको भी पहले 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके लिए बहुत लंबे प्रोसीजर होते हैं, हमारा वो काम नहीं है। लेकिन कंप्यूटर को ऐसे नहीं समझ आएगा कि WE का मतलब वही होता है, इसको सिर्फ 0-1 समझ आता है। तो ये काम करने के लिए UTF-8 जो एक चंक्स बनाता है, आपके पास कह लो बॉक्सेस बनाता है, जिसमें आपको ये कवर अप कर रहा होता है इंग्लिश को, एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है। क्लियर है। इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन है हम कौन सा यूज़ करें, 8। अगला जो हमारा मेटा टैग है इसमें कुछ 2 एट्रीब्यूट पास किए गए हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं इसमें,
बिल्कुल, 2 एट्रीब्यूट हैं, 2 वैल्यूज़ देखें, एक ये नेम वाला एट्रीब्यूट और दूसरा कंटेंट वाला। नेम वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? व्यू पोर्ट। इसका मतलब है कि ये आपकी जो व्यू पोर्ट का मतलब होता है ये वाली स्क्रीन जो आपको यहाँ पे विजिबल होती है, ये दिख रहा है जो आपको, सही है जी। ये हो गया व्यू पोर्ट। और उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है? विड्थ डिवाइस विड्थ। कंटेंट क्या है? विड्थ डिवाइस विड्थ। और इसका इनिशियल स्केल 1.0 रखा हुआ है कि कितनी विड्थ आपकी डिवाइस की है, विड्थ किसकी इक्वल होगी? डिवाइस की विड्थ। आपकी जितनी भी विड्थ है उसके हिसाब से आपकी स्क्रीन पे शो हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन इतनी विजिबल है मेरी इस स्क्रीन के लैपटॉप की विड्थ के हिसाब से। आप लोगों के लैपटॉप की स्क्रीन या तो ज़्यादा हो सकती है या विड्थ कम भी हो सकती है। एलईडीज़ पे डिपेंड करता है ना, सेम फ़ोन की तरह। तो ये कंटेंट कितना कर दो, जितनी आपकी विड्थ है स्क्रीन की उस हिसाब से विजिबल हो जाए। इनिशियल स्केल 1.0 रखा हुआ है कि 1.0 से स्टार्ट हो। अब टाइटल में आपके पास क्या चीज़ आती है? टाइटल में आपने डॉक्यूमेंट लिखना है। ये आपका टॉप पे विजिबल होगी वो चीज़ जो कि यहाँ पे आपको विजिबल है। इनके व्हाट्सएप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप और 7, यहाँ पे आपको मीट लिखा आ रहा है, तो ये टाइटल होगा। आपकी वेबसाइट का टाइटल भी चेंज होगा ना, आप लोग कुछ भी रखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग उसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। अभी हम करके देखेंगे इसको। उसके बाद आपका हेड का टैग क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हेड का एक स्टार्टिंग टैग भी है कुछ ये वाला, और एक क्लोजिंग टैग भी है कुछ ये वाला। क्लोजिंग टैग क्या होता है? आपकी फॉरवर्ड स्लैश लगी होती है। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है आपका टैग और क्लोज कुछ इस तरह हो रहा है, ठीक है जी। ये आपका स्टार्टिंग टैग और ये आपका क्लोजिंग टैग। उसके बाद यहाँ पे जाएं, आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग है तो मुझे बताएं। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ऐसे टैग्स जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता वो हमारे पास सिंगल टैग्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप HTML एक सिंगल टैग है, लेकिन ये HTML का हमारे पास एक क्लोजिंग टैग है ये वाला, इसकी फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है, तो ये हमारे पास एक पेयर टैग है। दूसरा टैग ये हो गया हेड का टैग, हमारे पास सिंगल टैग है कि पेयर टैग है? पेयर टैग है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टैग भी और क्लोजिंग टैग भी है। मेटा का टैग सिंगल टैग है क्योंकि इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। ये वाला मेटा का टैग भी सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। टाइटल का टैग कौन सा टैग है? पेयर टैग है। बॉडी का टैग फिर पेयर टैग है। अब टाइटल के टैग में आपने वो चीज़ लिखनी है जो आपकी वेबसाइट के टाइटल पे दिख रहा होता है। बॉडी के टैग में आपने वो चीज़ लिखनी होती है जो आपकी वेबसाइट की बॉडी पे दिख रहा होगा। अब ये आप लोगों ने गूगल पे देखना कैसे है? एक तरीका तो ये है कि आप लोग वहीं पे जाएं अपने इस फोल्डर पे, और वो जो फाइल है इसको यहाँ पे इस तरह डबल टैप करके ओपन कर लें तो ये VS कोड में आपकी जो गूगल पे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, सही है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि अभी हमने VS कोड में एक एक्सटेंशन डाउनलोड की है लाइव सर्वर के नाम से। जब आप अपनी वो एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं लाइव सर्वर की, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि यहाँ टास्क बार पे गो लाइव की एक ऑप्शन आ जाती है। ये ऑप्शन, दूसरा तरीका ये है कि आप गो लाइव पे क्लिक करें तो यहाँ पे VS कोड में रहते हुए ही आपकी वो फाइल जो है VS कोड में यहाँ ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि राइट क्लिक करें यहाँ पे और ओपन विद लाइव सर्वर कर लें। ये हमारे पास थर्ड वे हो गया ना। पहला तरीका तो हमने देखा कि फोल्डर के अंदर फाइल को एक्सेस करके ओपन करें। दूसरा तरीका हमने कुछ इस तरह देखा कि VS कोड में रहते हुए गो लाइव पे क्लिक करके हम एक्सेस कर लें और वहाँ पे आपके जो पोर्ट पे इनेबल होगी वो पोर्ट विजिबल हो जाएगी। तीसरा तरीका हमने क्या देखा जी? राइट क्लिक करें, ओपन विद लाइव सर्वर करें। तो ये 3 तरीके आपके पास हैं एक्सटेंशंस पे वर्किंग करने के। और अब हमने जो पहली एक्सटेंशन डाउनलोड की है वो भी आप लोगों को विजिबल हो गया कि पहली एक्सटेंशन का रोल क्या है, लाइव सर्वर की एक्सटेंशन का रोल क्या है। फिर यहाँ पे हम अपना टाइटल चेंज करते हैं जी, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी बैच 109, कुछ इस तरह से। इसको सेव करें। अब यहाँ पे चलते हैं, आपको बार बार इसको गो लाइव करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपकी वेब एप्लीकेशन लाइव हो गई है तो उसका काम आपका ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे चलें और देखें आपके पास यहाँ पे बैच 109 का टाइटल चेंज हो गया आपका, क्लियर है। इस तरह टाइटल चेंज कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट का। अब दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हमने कुछ रूल्स लिख लिए हैं, तो आप लोग यहाँ पे जो भी काम लिखोगे ना, बॉडी के टैग में कुछ भी लिखो आप, रैंडम टेक्स्ट, ये तो हमने इंग्लिश में लिखा है, कुछ भी लिखो, लाइक 1 2 लिख लो या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स लिख लो, ये आपको एज इट इज़ आपके बॉडी के टैग यहाँ पे विजिबल हो जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन हमने कुछ इस तरह नहीं लिखना काम, हमने जितना भी काम करना होता है अपना एक टैग की फॉर्म में करना होता है। टैग्स हमारे पास क्या होते हैं? हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स की फॉर्म में काम करना होता है। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप SEO कर रहे होते हो तो आप इस तरह काम किया होता है तो उसको समझ नहीं आता किस तरह इन्हेंस करना है, कीवर्ड्स कौन से हैं। तो आप लोगों का जितना काम वो टैग्स की फॉर्म में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्क्रीनशॉट कर लें, अदरवाइज़ आप लोगों ने लिखना है तो आप लोग लिख लें। लिख लिया आप लोगों ने? मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। फिर अभी तक मैंने जितना काम बताया उसको रिपीट कर दें, 1 बाय 1 आप रिपीट करें, 1 बाय 1 काम रिपीट करें जो मैंने बताया आपको जी। के बारे में बताया आपने कि इसके अंदर क्या कहते हैं, एक तो ये कहते हैं स्टार्टिंग टैग होते हैं, क्लोजिंग टैग होते हैं, जिनके टैग क्लोज हो गए होंगे
वो क्या कहते हैं डबल टैग है, और जो वो क्या कहते हैं क्लोज नहीं हुआ होगा वो सिंगल टैग है। ठीक है, आप बताएं आगे। मैम उसके अलावा गोल्स कुछ आपने बताए हैं, हम्म उसमें गोल्स आपके 6 पॉइंट्स बताए हैं गोल में। हम्म और फर्दर उसमें ये है कि उससे पहले आपने बताया कि इंडेक्स डॉट फाइल कैसे बनानी है, फोल्डर कैसे ओपन करना है उसके हम्म साथ। और टैग्स का भी कुछ बताया आपने, टैग के उसके कहते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हम्म, जो भी है। ठीक है जी, आप बताएं। जो HTML होती है उसमें वो टैग्स के फॉर्म में होते हैं, हम्म और टैग जो क्लोज हो उनको सिंगल टैग करते हैं, और जो क्लोज ना उनके लिए टैग। ठीक है जी, आप बताएं। वो ओपनिंग बॉडी और क्लोजिंग बॉडी को फॉरवर्ड स्लैश से आपने से उसको क्लोज करते हैं। ठीक है जी। बाकी जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को क्लियर है बच्चों? ओके जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसको। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपके पास आपने जितना भी काम करना होता है, एक वेबसाइट पे चलते हैं, आप लोगों को उस वेबसाइट का ओवरव्यू करवाती हूँ। ब्लॉग वेबसाइट विजिट करते हैं हम अपनी, एक ब्लॉग वेबसाइट। हम अपनी इस ब्लॉग वेबसाइट को जो है फॉलो अप करते हुए देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हमने अपनी वेबसाइट पे ऐड करनी है और कौन कौन सा कंटेंट जो है इस पे ऐड किया हुआ है। अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम थोड़ा सा विजिट करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन में कि दूसरी ब्लॉग वेबसाइट पे किस तरह जो है काम किया जा रहा होता है, क्या क्या कंटेंट यूज़ किया जा रहा है, उसको हम अपनी वेबसाइट पे ऐड करने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैंने आपको बताया टाइटल कैसे चेंज करते हैं, वो आप लोगों को क्लियर है? अच्छा जी, पहली जो हमारे पास blogger.com की वेबसाइट है, इसी को विजिट करते हैं, ओपन करते हैं इसको और देखते हैं कि इस वेबसाइट पे किस तरह का काम किया गया है। ओके सी, ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है, मे बी यहाँ से नेट आज स्लो है। जी खदीजा, क्या क्वेश्चन है आपका? एक मिनट, मैं जो ना यहाँ पे आप लोगों के माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वॉइस का इशू में भी इसलिए कि आपको जो नेट है ना आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ इश्यूज हैं, ब्लॉकेज एरियाज हैं नेट में जहाँ पे इन्होंने नेट को डिस्टॉर्ट किया हुआ है प्रोटेस्ट की वजह से। वाइल आप लोगों की जो रिकॉर्डिंग है ना उसमें वॉइस क्लियर होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर हम यहीं पे विजिट कर लें, ठीक है ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपकी एक वेबसाइट है जिसमें कुछ इस तरह का काम हो रहा है कि पहले यहाँ पे लिखा आ रहा है पब्लिश योर पैशंस योर वे, कुछ इस तरह का काम है, ठीक है। फिर आप स्क्रॉल डाउन करें तो एक इमेज लगी हुई है यहाँ पे, फिर आपने मज़ीद स्क्रॉल डाउन किया तो कुछ इस तरह का काम आ रहा है कि बैकग्राउंड पे कुछ इमेजेस लगे हुए हैं। अब जितनी भी स्टाइलिंग का काम है ना, ये सारा का सारा काम हमारा CSS बेस है, लेकिन अभी हमने स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। लाइक ये हम किस तरह लिख सकते हैं, कोई ये बड़ा लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ है, कुछ ये वाला काम स्ट्रक्चर किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम HTML को देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली गेट अ डोमेन जो लिखा हुआ है आपके पास टेक्स्ट, इसका साइज़ बड़ा है, लेकिन गिव योर ब्लॉग ये वाला जो टेक्स्ट है आपका, इसका साइज़ जो है वो स्मॉल है। तो यहाँ पे इस चीज़ को कैसे मेजर करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ लिखें जिसमें साइज़ उसका इंक्रीमेंट हो रहा हो और साइज़ डिक्रीमेंट हो रहा हो, तो उसके लिए आपके पास आती हैं, अगर आपने कुछ कैपिटल चीज़ें लिखनी है तो आपके पास आती हैं हेडिंग्स। आपकी वेबसाइट पे हेडिंग बहुत कंपलसरी होती है, आपने हेडिंग तो देनी होगी। तो हमारे पास H1 से लेके H6 तक टोटल हेडिंग की टाइप्स होती हैं, H1 से H6 तक। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ काम लिख रही हूँ, H1 जो हमारा पहला टैग है, आप लोग जस्ट यहाँ पे H1 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपका H1 का क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ये क्लोजिंग टैग की अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ से मिली है जी? ऑटो रीनेम टैग की एक एक्सटेंशन हमने डाउनलोड की है, उसने क्या किया कि ऑटोमेटिकली आपका टैग जो है वो क्लोजिंग टैग भी अलाउ कर दिया VS कोड ने, और उसको रीनेम अगर मैं कर रही हूँ H1 की बजाय जस्ट स्टार्टिंग टैग में मैं 2 कर रही हूँ ना, H2 भी ऑटोमेटिकली रीनेम हो रहा है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि हमने ऑटो रीनेम टैग नहीं किया और H1 को बस रिमूव कर दिया और बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे H2 ही रहे,
फिर इशू हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की छोटी मोटी जो मिस्टेक है उसको हम इस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं कि H1 को रिमूव करके H2 कर दिया तो ऑटोमेटिकली रीनेम कर देगा टैग को आपके। अब यहाँ पे हम कुछ ये काम कर रहे हैं, हेडिंग में लिख रहे हैं दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग। ये काम हमने लिख लिया जी, ये हमारी पहली हेडिंग है। तो गो लाइव तो ऑटोमेटिकली किया हुआ है। चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि आपके पास हेडिंग किस तरह अपेयर है। तो दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग आपके पास कुछ इस तरह से अपेयर है। क्लियर है? उसके बाद दूसरी हेडिंग हम लिखते हैं और H2 का जो टाइप है वो हमारे पास क्या होगा जी, हेडिंग 2 कुछ ये। अब ये कौन सी हेडिंग होगी हमारे पास जी स्टूडेंट्स, कौन सी हेडिंग होगी? सेकेंड हेडिंग होगी। तो ये किस तरह होगी, ग्रेटर होगी कि स्मॉलेस्ट होगी? स्मॉलेस्ट होगी, एग्जैक्टली। सबसे बड़ी हेडिंग जो हमारे पास आती है वो H1 की आती है। उसके बाद H2 की जो हेडिंग है इसका साइज़ आप चेक करें, ये स्मॉल है। उसके बाद कौन सी हेडिंग आएगी, H3 की आएगी। तो यहाँ पे आप जाएंगे H3 का टैग लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ थर्ड हेडिंग। ये हमारी कौन सी हेडिंग बन गई है, थर्ड हेडिंग भी हमने चेक कर ली कि इसके साइज़ में किस तरह चेंज आ रहा है। अब मैं आगे मजीद काम कर रही हूँ, 4, 5 और 6 का भी इकट्ठे काम लिख रहे हैं, फिर इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद H4 क्या होगा, बड़ी होगी कि H5 बड़ी होगी? 5 छोटी होगी। H4 की हेडिंग आ गई, फिर H5 की एक हेडिंग आ गई और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी H6 की एक हेडिंग। सबसे ग्रेटेस्ट हेडिंग हमारे पास कौन सी होगी, H1 की। दिस इज़ फोर्थ हेडिंग, ये हमारे पास होगी जी फोर्थ हेडिंग। कुछ ये काम। और जो H5 की हेडिंग है ये हमारे पास कौन सी हेडिंग हो जाएगी, फिफ्थ हेडिंग। सॉरी। और जी आपकी आखिरी जो हेडिंग है सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग वो कौन सी है, अब ज़रा आप इनकी रेसिप्रोकल रिप्रेजेंटेशन देख लें और मुझे बता दें कि कौन सी हेडिंग किस तरह आपको रिप्रेजेंट हो रही है। सबकी रिप्रेजेंटेशन क्लियर है? H1 किस तरह आ रही है, H2, H3, H4, H5 और H6। सबसे ग्रेटेस्ट H1 में आ रही है, फिर H2 में, H3 में, H4 और H5 और H6 आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग है। तो अगर आप लोगों ने हेडिंग्स ऐड करनी है ना डिफरेंट स्टाइल्स की, अभी HTML में रहते हुए आपके पास ये टैग्स हैं H1 से लेके H6 तक, इनको यूज़ करते हुए आप हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं अपने वेब एप्लीकेशन में। और आप एक से ज़्यादा टाइम H1 को भी यूज़ कर सकते हैं, H2 को भी ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं, H3 को भी, H4 को भी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आप लोगों ने याद अगर कोई लिखना हो सिंपल टेक्स्ट, यहाँ पे आप लोग जब इस वेबसाइट को विजिट कर रहे थे तो आपने डिस्कस किया कि ये आपके पास एक हेडिंग है और ये टेक्स्ट जो है दूसरा टेक्स्ट है। अगर आप लोग हेडिंग के अलावा दूसरा टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास P का टैग आता है जो कि पैराग्राफ का टैग होता है। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। इसमें आप लिख रहे हैं दिस इज़ पैराग्राफ टैग। ठीक है, कुछ रैंडम टेक्स्ट ऐड कर लिया हमने। अब यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं H1 की हेडिंग में और पैराग्राफ के टैग में क्या डिफरेंस है। तो आपकी हेडिंग और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस विजिबल हो रहा है, साइज़ डिफरेंट है। दूसरा ये बोल्ड है आपकी हेडिंग, एग्जैक्टली आपकी जो हेडिंग है H1 की इसका साइज़ डिफरेंट है और ये हेडिंग आपकी बोल्ड भी है। जबकि आपका जो पैराग्राफ का टैग है ये इसका साइज़ थोड़ा सा स्मॉल है और ये बोल्ड भी नहीं है आपके पास। तो पैराग्राफ P1 से लेके P6 तक नहीं होते, पैराग्राफ का सिर्फ एक ही टैग होता है P का टैग, जिसमें रहते हुए सेम साइज के साथ आप सेम वर्किंग कर सकते हैं। जबकि आपकी हेडिंग्स के आपके पास 6 टैग्स होते हैं H1 से H2 H3 H4। जैसे मार्कर से अगर आप लोग करते हैं तो एक बोल्ड हेडिंग देते हैं मार्कर से, उसके बाद फिर दूसरे 6045 की हेडिंग्स जो होती हैं इस तरह की वर्किंग। तो ये कुछ आपके पास हेडिंग्स थी और ये कुछ पैराग्राफ्स थे। अभी मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ और मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर सेशन कर रही हूँ, आप लोगों से पूछ रही हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारी वेडनेसडे की क्लास होगी उसमें आगे हम मज़ीद टैग्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर है?